आर्टिक का बेरहम सन्नाटा गहरे गोरे को चीरते हुए डोनाल्डसन नाम का एक जहाज धीरे धीरे एक आइलैंड के पास रुकता है। 2 साल पहले यहाँ 5 लोगों को उतारा गया था। मिशन था विलियमर स्टेफनसन का एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट। सामने डेक पर खड़ा है हॉरर नॉइस। बर्फ पर पहले कदम पड़ते ही फिर दूसरे, पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई हिलता हुआ शेडो तक भी नहीं, कोई हिलती हुई परछाई भी नहीं, बस सिर्फ हवा। हॉरल टेंट का फ्लैप देर से उठाता है। अंधेरा और हल्की सी केरोसिन की स्मेल, एक अजीब सी खामोशी जो ज्यादा देर तक रह जाए तो इंसान को तोड़ दे। फ्लोर पर कुछ पड़ा था, कुछ जो वहां नहीं होना चाहिए था। क्रू के चेहरे बदल गए, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए यह एक्सपीडिशन वैसे खत्म नहीं हुई थी जैसे प्लान किया गया था। यह कहानी है एडा ब्लैकजैक की, जिसका जन्म 1898 में स्प्रूस क्रीक नाम के एक छोटे से सेटलमेंट में हुआ था। यह जगह सोलमन गांव से सिर्फ 8 मील दूर है और नोम अलास्का से लगभग 40 मील ईस्ट में है। बचपन में ही जब एडा सिर्फ 8 साल की थी, उसकी माँ उसे नोम ले आई। वहाँ उसने एक मेथडिस्ट मिशनरी स्कूल में एडमिशन लिया। स्कूल में उसने पढ़ना लिखना सीखा, साथ ही कुकिंग और सिलाई भी सीखी। जिंदगी धीरे धीरे शेप ले रही थी। 16 साल की उम्र में एडा ने जैक ब्लैकजैक से शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हुए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। तीनों में सिर्फ एक बेटा बेनेट जिंदा बचा। शादी के बाद जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। जैक ब्लैकजैक एडा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता, वो उसे अब्यूज करता। सिर्फ 5 साल बाद उसने एडा और छोटे बेनेट को छोड़ दिया। अब एडा अकेली थी, बिना पैसे के, बिना सहारे के, और ऊपर से बेनेट को क्रॉनिक ट्यूबरकुलोसिस भी था। मजबूरी में एडा ने स्प्रूस क्रीक से नोम तक का 40 मील से ज्यादा का सफर पैदल तय किया। उसने अपने बीमार बेटे को ज्यादातर रास्ते में अपने कंधे पर उठाया, लेकिन जिंदगी ने फिर एक और कठिन फैसला उसके सामने रख दिया। एडा को अपने बेटे को नोम के एक ऑर्फनेज में छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके पास इलाज या खर्चा उठाने का कोई जरिया नहीं था। फिर शुरू हुआ उसका असली स्ट्रगल। एडा ने सेमेस्टर शुरू किया, दिन रात मेहनत की कि इतने पैसे कमा सके कि अपने बेटे बेनेट को वापस घर ले आए। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी, असली कहानी अब बाकी थी। 1921 में एक मशहूर एक्सप्लोरर विलियमर स्टेफनसन नोम आया। उसका मिशन सिंपल था। वो इंग्लिश बोलने वाले अलास्कन नेटिव फैमिलीज को ढूंढ रहा था जो एक डेयरिंग एक्सपीडिशन में उसका साथ दे। डेस्टिनेशन था रेंजल आइलैंड्स। जब एडा ने इसके बारे में सुना, उसने ज्यादा नहीं सोचा और हाँ कर दी। उस वक्त स्टेफनसन ने $50 पर मंथ की सैलरी ऑफर की थी। एडा के लिए ये रकम बहुत बड़ी थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसे अपने बेटे से फिर मिलने के लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन नोम के कई लोग इस मिशन को लेकर शक में थे। उन्हें लगता था यह सफर ज्यादा खतरनाक है। रेंजल आइलैंड्स कोई आम जगह नहीं थी। ये एक दूर, सुनसान और बर्फ से घिरा हुआ आइलैंड था जो चकची सी में साइबेरिया के नॉर्थ में पड़ता है। उस समय इस आइलैंड पर कई देशों ने अपना क्लेम जताया था, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ने, लेकिन किसी का भी क्लेम ऑफिशियली मजबूत नहीं था। स्टेफनसन का मानना था कि अगर कोई लगातार वहां रहकर सेटलमेंट बनाए तो वही देश उस आइलैंड पर अपना हक जमा सकता है। वो अपनी लेगेसी को और बढ़ाना चाहता था। उसकी एम्बिशन सिर्फ एक्सप्लोरेशन तक सीमित नहीं थी, वो नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी देख रहा था। वो इस रीजन को द फ्रेंडली आर्टिक कहता था, जैसे ये जगह इंसानों के लिए फ्रेंडली हो। उसने प्लान बनाया कि एक छोटी सी एक्सपीडिशन टीम 2 साल तक इस आइलैंड पर रहेगी। अगर वो सर्वाइव कर गए तो क्लेम स्ट्रांग हो जाएगा। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स से सपोर्ट मांगा गया। आखिरकार कनाडा की ही गवर्नमेंट ने थोड़ी हिचकिचाहट और इनिशियल वॉयज को फंड करने के लिए हाँ कर दिया, और इस तरह एडा की जिंदगी और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। स्टेफनसन के एक्साइटमेंट के बावजूद जल्दी ही एडा को समझ आ गया कि स्टेफनसन खुद रेंजल आइलैंड्स नहीं जाने वाला, वो सेफ जगह पर ही रहने वाला था। एक्सपीडिशन को लीड करने के लिए उसने 4 जवान लोगों को रिक्रूट किया, एलन क्रॉफर्ड, मिल्टन गैली, फ्रेड मॉर और लॉर नाइट। स्टेफनसन ने उन्हें सिर्फ 6 महीने का ही राशन ले जाने के लिए सलाह दी। उसका कहना था कि आइलैंड पर शिकार, या जिसको वो गेम कहता था, बहुत मिलेंगे। इन लोगों के पास ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, फिर भी उन्होंने उसकी बात मान ही ली।
सिर्फ 23 साल की एडा के लिए ये बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। उसे पोलर बेयर से ज्यादा डर लगता था और महीनों तक अनजान आदमियों के साथ एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाने का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो दूसरे अलास्कन नेटिव फैमिलीज जो एक्सपीडिशन ज्वाइन करने वाले थे, उन्होंने आखिरी वक्त पर मना कर दिया। अब एडा अकेली अलास्कन नेटिव थी और वो अकेली औरत भी थी, लेकिन उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। अगर वो एक्सपीडिशन कंप्लीट कर लेती तो नोम लौटकर अपने बेटे को ऑर्फनेज से वापस ला सकती थी। 9 सितंबर 1921 को ग्रुप आइलैंड के लिए रवाना हो गया। एडा और 4 आदमियों के साथ एक बिल्ली भी थी जिसका नाम विक्टोरिया था, या शॉर्ट में विक। ये बिल्ली उस शिप पे पैदा हुई थी जिससे वो नोम आए थे और शिप के कैप्टन ने उन्हें गिफ्ट की थी। सब मजाक मजाक में कहते थे कि विक उनका गुड लक चार्म है। जब ग्रुप रेंजल आइलैंड्स पहुंचा, आदमियों ने खुशी मनाई, लेकिन जैसे ही शिप वापस लौटने लगी, एडा खामोश हो गई। वो अकेली ही ग्रेवल बीच पर चली गई। उसने देखा कैसे शिप धीरे धीरे नजर से गायब हो गई और फिर वो रो पड़ी। नई जगह, ठंडी हवा, बर्फ से गिरी जमीन और 4 अनजान आदमी। एडा खुद को इनसिक्योर और खतरे में महसूस कर रही थी। धीरे धीरे वो एंशियस और बिल्कुल चुप हो गई। इस बेचैनी के चलते वो खाना बनाना, सफाई करना और सिलाई जैसे काम ठीक से नहीं कर पा रही थी, और इस बात से आदमियों का गुस्सा बढ़ने लगा। उनका बर्ताव और ज्यादा एग्रेसिव हो गया। अब एडा सिर्फ ठंड और जंगली जानवरों से नहीं बल्कि इंसानों से भी लड़ रही थी। लेकिन एडा टूटने वाली नहीं थी। एक दिन उसने खुद से सीधा फैसला किया कि मुझे अपने बेटे के लिए जिंदा रहना है। धीरे धीरे उसका डर हल्का होने लगा। वो फिर से काम में जुट गई। विंटर आ गई और बर्फ ने आइलैंड को पूरी तरह से ढक लिया और 5 लोग और एक बिल्ली विक किसी तरह एक टीम की तरह रहने लगे। फिर समर आ गया। समंदर की बर्फ टूटने लगी। सब लोग होराइजन की तरफ देखते रहते, रिलीफ शिप का इंतजार करते हुए। लेकिन 1921 का समर आया और चला गया। कोई शिप नजर नहीं आई। इस दौरान रशिया की बुल्शिक गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रेंजल आइलैंड्स पर क्लेम करने का फैसला कर लिया। जिस एक्सपीडिशन को पहले कनाडा ने फंड किया था, वो रशिया से टकराव नहीं चाहता था और स्टेफनसन को प्राइवेट इन्वेस्टर्स ढूंढने पड़े। जब तक पैसा अरेंज हुआ, तब तक समंदर फिर से जम चुका था। रिलीफ शिप आइलैंड तक नहीं पहुंच सकती थी। अब सिचुएशन सच में खराब थी। सप्लाईज खत्म होने लगी थी। जो राशन आने वाला था वो कभी नहीं आया। स्टेफनसन ने कहा था कि आइलैंड पर शिकार बहुत मिलेगा, लेकिन रियलिटी अलग थी। शिकार मुश्किल था, एम्यूनेशन कम पड़ रही थी। सबसे ज्यादा बुरा हाल लोअर नाइट का था। उसे स्कर्वी के साइंस दिखने लगे थे। स्कर्वी एक बीमारी होती है जो विटामिन सी की कमी से होती है। इसमें मसूड़ों से खून, कमजोरी, थकान, बॉडी धीरे धीरे टूटने लगती है और आर्टिक जैसी जगह में ये जानलेवा साबित हो सकती है। जनवरी 1923 में डेस्परेशन अपने पीक पर थी। क्रॉफोर्ड, मर और गैली ने फैसला किया कि वो बचे हुए स्लेज डॉग्स को लेकर सी आइस के ऊपर साइबेरिया की तरफ निकलेंगे, मदद की तलाश में। सोचो, जमे हुए समंदर पर चलकर मदद ढूंढना, ये सर्वाइवल नहीं, एक गैम्बल था। वो तीनों कभी वापस नहीं आए। अब आइलैंड पर सिर्फ 3 जिंदा रूहें थी, एडा, बीमार नाइट और छोटी सी बिल्ली विक। और इस पॉइंट पर कहानी एक सर्वाइवल एक्सपेरिमेंट बन चुकी थी। नेचर का सिंपल टेस्ट होता है, या अडेप्ट करो या गायब हो जाओ। जैसे ही सर्दी फिर से स्प्रिंग में बदलने लगी, रेंजल आइलैंड्स पर सिर्फ 2 लोग रह गए थे, एडा ब्लैक जैक और लोअर नाइट। नाइट की स्कर्वी डिजीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। कैंप में तनाव महसूस होने लगा और हर दिन ज्यादा भारी, ज्यादा खामोश। एडा खुद भी स्कर्वी डिजीज के कुछ साइन दिखाने लगी थी, लेकिन उसके पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था। अब पूरे कैंप की जिम्मेदारी सिर्फ उस पर थी। जो काम पहले 5 लोग मिलकर करते थे, शिकार, लकड़ियां लाना, खाना बनाना या फिर कैंप संभालना, सब कुछ अब एक अकेली लड़की को करना था। लेकिन एडा ने अपनी ड्यूटी बहुत सीरियसली ली। उसने खुद से राइफल चलानी सीखी। धीरे धीरे उसका डर हिम्मत में बदल गया। वो शिकार करती, खाने का इंतजाम करती और कैंप को पोलर बियर से भी बचाती। बर्फीली हवा, बीमार साथी और मौत का खौफ, सबके बीच एडा अकेली खड़ी थी। जो थोड़ा बहुत खाना वो मुश्किल से शिकार करके लाती, उससे ज्यादा हिस्सा वो लोअर नाइट को देती। वो उसके बेड शोर साफ करती, उसे किताबें पढ़कर सुनाती और पूरी कोशिश करती कि शायद वो एक दिन ठीक हो जाए। वो एक नर्स, एक शिकारी और एक केयर टेकर सब कुछ बन चुकी थी।
लेकिन 23 जून 1923 को नाइट ने आखिरी सांस ली। उस दिन एडा ने ईमानदारी से उसके डेथ के रिकॉर्ड्स टाइप किए। शायद नाइट ने कई बार उसके साथ बुरा बर्ताव किया था, लेकिन फिर भी एडा को दुख हुआ। अब वो सच में अकेली थी, बिल्कुल अकेली। उसमें इतनी ताकत नहीं थी, न शारीरिक न जज्बाती, कि वो उसकी बॉडी को स्लीपिंग बैग से बाहर निकाल सके। इसलिए उसने एक अलग तरीका सोचा। उसने लकड़ी के एक बॉक्स से बैरिकेड बना दिया ताकि जानवर उसकी बॉडी को नुकसान न पहुंचा सके, और फिर वो खुद स्टोरेज टेंट में शिफ्ट हो गई अपनी छोटी सी बिल्ली के साथ। अब आइलैंड पर सिर्फ 2 रूह बची थी, एरा और विक। शुरुआत में एरा को हंटिंग, ट्रैपिंग या सर्वाइवल स्किल्स का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो खुद अपनी टीचर बन गई। महीनों तक उसने उस आइलैंड की सख्त और बीमार जमीन पर जिंदा रहकर दिखाया था। उसने स्टोरेज टेंट की दीवारें ड्रिफ्टवुड से मजबूत की, खाली केरोसिन के केन से छोटा सा स्टोव बनाया, टेंट के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी बनाई ताकि दूर से आते पोलर बियर्स पर नजर रख सके। वो यहाँ तक नहीं रुकी, उसने स्किन बूट्स बनाए ताकि सील का शिकार कर सके, पंछियों का शिकार किया, फॉक्सेस का शिकार किया, अंडे कलेक्ट किए, और साथ ही स्कारवी के सिम्टम्स झेलते हुए अपने लिए गर्म कपड़े सिले। और सबसे इमोशनल बात, उसने अपने बेटे के लिए मोकसिन्स भी सिले। ये एक तरीके के जूते होते हैं जो सॉफ्ट लेदर से बनाए जाते हैं ताकि जब वो नोम वापस जाए तो अपने बेटे को गिफ्ट दे सके। उसका जर्नल उसकी तकलीफ, उसकी मेहनत और उसकी जीत की कहानी बताता है। आज भी उस जर्नल को डार्टमाउथ डिजिटल कलेक्शन लाइब्रेरी में ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। फिर आया 20 अगस्त 1923 का दिन। सुबह अजीब सी थी, हवा भारी थी, आइलैंड खामोश था। टेंट के बाहर से कदमों की आवाज आने लगी, धीमी, भारी, जैसे बर्फ पर कोई वजन घिस रहा हो। एडा ने आंखें खोली। उसकी बिल्ली विक भी सीधा एंट्रेंस की तरफ देख रही थी। आवाज फिर से आई, इस बार करीब, बर्फ टूटने की हल्की सी क्रैक। एडा को तुरंत याद आया कि कल जो खाना छोड़ा था उसकी महक पूरे इलाके में फैल चुकी थी। उसने धीरे से अपनी राइफल पकड़ी, लेकिन फिर याद आया कि उसमें तो गोलियां ही नहीं। टेंट की दीवार बाहर से हिलने लगी, ऐसा कि कोई बड़ा जानवर उसको तोड़ रहा हो। उसकी सांसें रुक गई। 2 साल, इतनी लड़ाई, इतनी भूख, इतनी तन्हाई, इस सब से एडा तंग आ चुकी थी। ये जो भी चीज थी टेंट को जोर जोर से हिलाने लगती है। ऐसा लगता है कि किसी भी पल इस टेंट को उखाड़ फेंक देगी। एडा अपनी आंखें बंद कर लेती और अगले ही पल में ये चीज टेंट का सामने वाला दरवाजा उखाड़ फेंक देती। ये और कोई नहीं, स्टेफनसन और उसका क्रू होता है। और उस पल मौत नहीं, जिंदगी उसकी तरफ आ रही थी।